आज की कहानी है तमिलनाडु राज्य के एक सुंदर से शहर रामेश्वरम की। इस शहर में एक होनहार व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। जी हाँ, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और इनका देहांत 27 जुलाई 2015 को। वैसे तो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जापना और कुछ लोगों के लिए कुदरत के हाथ में, पर जिंदगी पे चर्चा उसी के जीवन पे होती है जिसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया हो। तो आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन कार्य से हम संविधान का आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 समझने की कोशिश करते हैं। कलाम साहब ने जीवन में बहुत मेहनत की। बचपन में वो अखबार बांटा करते थे और वो पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे और आगे पढ़कर वो भारत देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। उन्होंने सर्वप्रथम इसरो में काम किया। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के नेतृत्व में भारत को पहली बार सफलता मिली एसएलवी बनाने की। एसएलवी होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, कुछ इस तरीके से। तो जो पहला एसएलवी बना उसका नाम था एसएलवी 3 सक्सेसफुल, क्योंकि पहले दो फेलियर रहे थे। और इन्हीं के थ्रू पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया गया और उस सैटेलाइट का नाम था आरएस, यानी रोहिणी सैटेलाइट, RS-1 पहला सैटेलाइट। इसके बाद इन्होंने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया बतौर साइंटिस्ट। और इन्हीं के नेतृत्व में पृथ्वी और अग्नि नाम के मिसाइल्स जो है वो सक्सेसफुली बने और इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी के तहत कलाम साहब ने प्रेसिडेंट की तरह शपथ ली, प्रेसिडेंट पद की शपथ ली और आगे वो प्रेसिडेंट बने। वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने और उनका कार्यकाल रहा 2002 से 2007 तक। और क्या आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में प्रेसिडेंट कौन है मौजूदा समय में? हाँ जी हाँ, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या आप बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या आपको पता है कि भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आर्टिकल 52 तो बहुत सिंपल था। आर्टिकल 53 जो है वो कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देखिए, एग्जीक्यूटिव आपको पता होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ मतलब यहाँ पे बात की गई है कंट्री की। कंट्री यानी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी बात चल रही है देखा जाए तो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है तो उसका एग्जीक्यूटिव पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कंट्री का एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बारे में बात है। और वो बात है आर्टिकल 53 में। तो क्या कहा गया है उसमें? उसमें कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखिए, वेस्टेड का क्या मतलब है? वेस्टेड का मतलब होता है कन्फर्ड, अर्पित किया हुआ, प्रदान किया हुआ। यानी यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका का जो पावर है, जो कार्यपालिका है, ऑफिशियल वर्क है सारे मेन यूनियन के, पूरे देश के, वो वेस्टेड, प्रदान किए गए हैं। किसको? प्रेसिडेंट पे अर्पित किए गए, प्रेसिडेंट को प्रदान किए गए। और प्रेसिडेंट के पास तो है, प्रेसिडेंट को तो प्रदान किए हैं, एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम, और उसके द्वारा ही काम किए जाएंगे वो वाले, डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है लोअर इन रैंक और पोजीशन, यानी उसके अधीन रह के, उनके अधीन रह के, प्रेसिडेंट के अधीन रह के, उनके अधीन रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके नीचे के, उनसे भी वो काम करा सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। संविधान के हिसाब से जो पहले नागरिक है भारत के वो होते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ 2002 से लेके 2007 तक, उसके हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट नागरिक जो है वो है प्रेसिडेंट और उनके हिरार्की में है ये है वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये नॉमिनल हेड होते हैं वैसे तो। और किसी दिन हम देख लेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या, किसके पावर्स का फर्क है। आज का वीडियो जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके नीचे है वाइस प्रेसिडेंट, ये है भैरव सिंह शेखावत उस समय के, जिस समय ये प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो भैरव सिंह शेखावत ये वाइस प्रेसिडेंट थे जब कलाम साहब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर
अब क्या होता है कि यहाँ बताया गया है कि इनके नीचे सबॉर्डिनेट इनके कौन है, ये सारे लोग, ये देखिए मिनिस्टर भी है और ये सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो ये जितने इनके सबॉर्डिनेट उनके अधीन रहने वाले ऑफिसर्स है, उनसे भी ये काम करा सकते हैं। कौन से काम? एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन के, मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल किस तरीके के काम होते हैं वो कौन करा सकता है? वो प्रेसिडेंट करा सकता है अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स से। यहाँ लिखा है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, है ना। क्या लिखा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर प्रदान किए गए हैं वो सारे पावर्स, और शैल बी एक्सरसाइज, वो पावर एक्सरसाइज भी किए जाएंगे किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली, या फिर थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम, या फिर उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स है उनके द्वारा कराए जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट कराएंगे उनके द्वारा, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी काम नहीं करा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, उनके काम यहाँ बताए गए हैं। उनके काम जैसे कि देखिए, उनके पावर क्या क्या है। बेसिकली वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट मतलब जब भी किसी दूसरे देश के व्यक्ति से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो रिप्रेजेंट कौन करेंगे? बेसिकली देश के पहले नागरिक, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब देखिए, स्टेट मतलब राज्य मत समझिए आप इसको। ये स्टेट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये आर्टिकल 12 में बताया है, वो हम किसी दिन देख लेंगे। उसका मतलब होता है गवर्नमेंट और बहुत सारी अथॉरिटीज। इन शॉर्ट आप समझो तो उसका मतलब कंट्री भी होता है, ठीक है। तो हेड कौन होता है स्टेट का, यानी कि देश का? वो है प्रेसिडेंट। ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है उनके कामों में? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। देखिए वो अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उनके कार्यकाल में देखिए कौन प्राइम मिनिस्टर थे? उनके कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उनके अलावा बाकी के जो मिनिस्टर है उनको अपॉइंट या रिमूव भी कर सकते हैं वो, ठीक है। पार्लियामेंट के लोगों को अपॉइंट रिमूव वो कर सकते हैं। चुनकर आते हैं वो तो है ही, पर बाद में जो है वाइस प्रेसिडेंट और बाकी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और काफी एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए उनका और क्या काम होता है एग्जीक्यूटिव पावर में? उनका लेजिस्लेटिव रोल होता है। लेजिस्लेटिव रोल मतलब क्या? पार्लियामेंट में कोई कायदा अगर पास करना है तो उनकी साइन लगती है एंड में। तो वो कायदा पारित करते हैं या उसको वो फेल भी कर सकते हैं। वो कायदा नहीं आना चाहिए ऐसा भी वो फेल कर सकते हैं उनको। तो ये लेजिस्लेटिव रोल उनका होता है, ये उनका पावर है एक एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा क्या है? कमांडर इन चीफ होते हैं वो। कमांडर इन चीफ मतलब मिलिट्री जो है देश की, उसके चीफ होते हैं वो। उसके अलावा इमरजेंसी पावर्स होते हैं। जब भी देश में इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी लगती है तो उसको निर्धारित करने का काम, उसको लगाने का काम, ये सब प्रेसिडेंट करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे उनका और है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग यानी माफ करने का पावर, पार्डनिंग। तो कोई जेल में है और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरी फाइनल सुनावनी दे दी है, उनके खिलाफ सुनवाई आई है कि वो उनको सजा मिलेगी, तो वो पार्डनिंग पावर, माफीनामा जो है, मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो वो पावर भी उनके हाथ में है, माफ करने का पावर। तो इतने पावर्स के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फंक्शंस है। डिप्लोमेटिक फंक्शंस वो कर सकते हैं, जैसे आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट है, दूसरे देश में वो जाते हैं, तो दूसरे देश में जाने के लिए ट्रीटी वगैरह जो होती है वो भी साइन करने के लिए बोलो, या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डिप्लोमेटिक फंक्शंस जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो जैसे कि यहाँ बताया गया है डायरेक्टली करते हैं, या अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट वगैरह को भी भेज सकते हैं। सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर जो हो गया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सॉरी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहते थे पहले, है ना, और अभी उनको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ MEA आपने सुना होगा, है ना, तो इनको भी भेजा जाता है। ये प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट हो गए एक्चुअली वो। तो ये सबऑर्डिनेट को भी भेज सकते हैं काम करने के लिए। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ये आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में बताया है। आगे देखते हैं, आगे क्लॉज 2 में क्या बताया है? विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन। देखिए प्रिजुडिस का क्या मतलब होता है? पूर्व धारणा या टू इन्फ्लुएंस। यानी यहाँ क्या है इसका मतलब? किसी, जैसे हमारे मन में कोई पूर्व धारणा होती है, पहले से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं पीपल के पेड़ पे ये बैठता है वो बैठता है, ऐसे कोई भी पूर्व धारणा जो झूठी भी होती है, ठीक है। तो वो पूर्व धारणा को प्रिजुडिस कहते हैं, पहले से मान लिया हुआ। वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, जो भी है, लेकिन पूर्व धारणा जो पहले से है। तो विदाउट प्रिजुडिस यहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ? या इन्फ्लुएंस, किसी चीज का इन्फ्लुएंस यानी पूर्व धारणा होता है। दूसरा यहाँ क्या मतलब निकल रहा है उसका? कि इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस करना। विदाउट इन्फ्लुएंसिंग टू द जनरलिटी, सामान्यता जो है पुराने प्रोविजन की, फोरगोइंग यानी पहले के जो भी प्रावधान है उसको इन्फ्लुएंस किए बिना, पहले के प्रावधान जो भी उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको इन्फ्लुएंस किए बिना, वो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो है, ठीक है, ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यानी
प्रेसिडेंट के पास सारे पावर जो पहले बताए गए वो तो है ही फोरगोइंग प्रोविजंस में, पर उसको इन्फ्लुएंस किए बिना वो सारे पावर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस किए बिना जो सुप्रीम कमांड जो है डिफेंस फोर्सेस का, वो किसके पास रहेगा? डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांड रहेगा प्रेसिडेंट के पास। यानी डिफेंस फोर्सेस मतलब इसमें आ गया आर्मी, एयरफोर्स आ गया और नेवी आ गया, तो इसका पावर रहेगा प्रेसिडेंट साहब के पास। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो 11वें थे प्रेसिडेंट देश के। अभी तो मुर्मू जी के पास रहेगा, द्रौपदी मुर्मू जी के पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही बता रहा है क्लॉज 2 कि डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम पावर किनके पास रहेंगे? वो रहेंगे प्रेसिडेंट के पास। एंड द एक्सरसाइज शैल देयर बी रेगुलेटेड बाय लॉ। वो पावर रहेंगे और उसका रेगुलेशन कैसे होगा, वो चलेगा कैसे, निर्धारित कैसे होंगे वो पावर? वो होंगे लॉ के हिसाब से। देखिए, लॉ कभी भी सुप्रीम है, प्रेसिडेंट के पास तो पावर है ही, लेकिन संविधान के अधीन रहते हुए ही उन्हें काम करना है। संविधान और लॉ मतलब जो लेजिस्लेशन यानी कि पार्लियामेंट में जो बनेंगे वो लॉ के अधीन रहते हुए ही उन्हें रेगुलेट करना है डिफेंस फोर्सेस। तो देखिए क्या क्या चीज होती है उसमें, एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी के चैलेंजेस एड्रेस होते हैं। और उसके अलावा और क्या होता है, सपोर्टिंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन भी होता है उसमें। और प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि उन्होंने काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर वगैरह के लिए काम किया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, तो ये सारे काम भी उनके डिफेंस फोर्सेस के काम से जुड़े हुए थे। और उसके साथ साथ वो नेशनल यूनिटी भी प्रमोट करना उनका एक काम है, जो उन्होंने बहुत हद तक किया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन में क्लॉज 3 है, वो बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन। यानी डीम्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कंसिडर टू ट्रांसफर। इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसफर करेगी प्रेसिडेंट को कोई भी वो फंक्शन जो कन्फर्ड किए हैं, प्रदान किए गए हैं ऑन द गवर्नमेंट। देखिए इसको समझिए, कन्फर्ड ऑन द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। लॉ के द्वारा गवर्नमेंट पे जो काम प्रदान किए गए हैं वो ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे प्रेसिडेंट को। यानी इस आर्टिकल की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये कंसिडर करेगी कि ट्रांसफर हो गए प्रेसिडेंट को। क्या ट्रांसफर होंगे प्रेसिडेंट को? वो फंक्शंस जो वो काम जो कन्फर किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं गवर्नमेंट पे, यानी गवर्नमेंट को दिए हुए काम नहीं जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। इस तरीके का इसका मतलब निकलता है। गवर्नमेंट के काम या कोई भी अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी, उसके काम जो है वो प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी इसका देखिए इनडायरेक्टली आप अगर मतलब समझेंगे दूसरा इसका मतलब, तो इसका मतलब और क्या निकलता है कि आप देखेंगे हिरार्की में मैंने बताया था प्रेसिडेंट है, तो गवर्नमेंट में और आगे जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए, बाकी मिनिस्टर आ गए, तो इनको जो सौंपे गए काम है, इनके जो काम है ओवरऑल, वो काम जो है और प्रेसिडेंट का जो काम है इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी ये वाले काम प्रेसिडेंट ले लेंगे ऐसा नहीं हो सकता। इंटरफेरेंस नहीं होगा दोनों के काम में। दोनों के काम मतलब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वगैरह, वो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के काम में इंटरफेयर नहीं होगा। मतलब इनके काम जो है प्रेसिडेंट नहीं ले लेंगे, नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा देखिए इसका मतलब क्या है, और दूसरा क्लॉज बी, सब क्लॉज बी, क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी क्या कहता है? प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ। देखिए इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पार्लियामेंट को रोकेगी फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। यानी क्या है इसका मतलब समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने काम इनको नहीं सौंपेंगे, मिनिस्टर्स वगैरह को, गवर्नमेंट को नहीं सौंपेंगे। ठीक है, वो नहीं सौंपेंगे। मैं और अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंट जो है ये गवर्नमेंट को काम नहीं सौंपेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट को तो नहीं सौंप सकती ऑफ कोर्स, लेकिन पार्लियामेंट जो है और गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट को कोई नहीं रोक सकता कि वो कोई फंक्शन जो है प्रेसिडेंट के अलावा किसी और को सौंपे, फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट को सौंपे, या दूसरे कोई एडिशनल सेक्रेटरी को, या और कोई मिनिस्टर को। तो ये रोकथाम जो है काम सौंपने का, वो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को नहीं है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे किसी को भी काम सौंप सकती है। पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्टर, इन सबको काम सौंप सकती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। वैसे तो ओवरऑल हमने देख लिया कि पहला क्या था क्लॉज, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। और वो या तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज, या अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू करवाएंगे। सबॉर्डिनेट में वो वाइस प्रेसिडेंट आ गए, मिनिस्टर आ गए, और बाकी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह आ गए, इनके थ्रू वो काम कराएंगे। कौन से?
एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारिणी के जो पावर है, कार्यपालिका की जो पावर है, संघ मतलब यूनियन, यूनियन मतलब देश, वो प्रेसिडेंट के पास है और वो डायरेक्टली वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, ये क्लॉज 1 में था। क्लॉज 2 में क्या था? विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, ऊपर दिए गए प्रोविजन को इन्फ्लुएंस ना करते हुए सुप्रीम कमांड जो है, सुप्रीम कमांड डिफेंस का किसके हाथ में रहेगा? यूनियन का डिफेंस, यूनियन का डिफेंस किसके हाथ में रहेगा? प्रेसिडेंट के। ठीक है, उसका कमांड पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा और वो एक्सरसाइज करेंगे लॉ के तहत। तो वही बताया गया था। सुप्रीम कमांड मिलिट्री में जैसे हो गया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका कमांड किसके हाथ में रहेगा? वो रहेगा प्रेसिडेंट के हाथ में। तीसरा क्या था? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम टू ट्रांसफर द प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट। ने गवर्नमेंट को जो काम दिया गया है, वो काम, गवर्नमेंट को दिया गया काम जो है, वो काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ये वो काम ये नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो पार्लियामेंट को प्रिवेंट करेगा काम सौंपने के लिए, किसको? तो दूसरी अथॉरिटी को, प्रेसिडेंट को छोड़ के। यानी ये जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, ये काम सौंप सकती है दूसरी अथॉरिटी को, वाइस प्रेसिडेंट को भी, है ना, प्रेसिडेंट को लेकिन नहीं। ठीक है, ये एक चीज हो गई और अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट का काम है। फिर हम एक्चुअली ये जो देख रहे थे, ये था आर्टिकल 52 और 53 जो है, हमने ये देखा पार्ट 5 में है बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच की चीजें कहाँ गई? पार्ट 1 हमने देखा था ऑलरेडी। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 5 देख रहे थे। चैप्टर 1 है और उसका नाम है पार्ट 5 का यूनियन। चैप्टर 1 का नाम है द एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 1 बेसिकली जो था, वो हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें यूनियन यानी कि देश के बारे में, उसके टेरिटरी के बारे में है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था वो। और पार्ट 2 में जो है वो सिटीजनशिप देखा था हमने। सिटीजनशिप में बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 है। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डिटेल में हम कभी देख लेंगे। अब बस आपको ओवरव्यू देने के लिए बताया जा रहा है कि उसमें पार्लियामेंट के पॉलिसी मेकिंग के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं स्टेट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट के लिए। वो है आर्टिकल 36 से 51 तक। और पार्ट 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, लोगों के लिए सिटीजनशिप की, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, वो है आर्टिकल 51 से लेके आर्टिकल 51A में है बेसिकली वो। तो ये चीज है। और उसके बाद हमने आज जो देखा वो है पार्ट 5 यूनियन, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव वगैरह कुछ होंगे तो प्लीज़ हमें वो दे दीजिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम ऐसे यूजफुल वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।